स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताया था। इसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो डीसी जनरेटर होता है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स एंड ईएमएफ विल इंड्यूस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब जब जब कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो डीसी जनरेटर के केस में भी ऐसा ही होता है। एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। रोटर के ऊपर एक आर्मेचर बाइंडिंग होती है और जो स्टेटर होता है उसमें फील्ड बाइंडिंग होती है। फील्ड बाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी जाती है जिसके कारण मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इस फ्लक्स में रोटर के कंडक्टर को रोटेट किया जाता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये एसी नेचर का होता है, हमने देखा था पिछली क्लास में, जिसे कम्यूटेटर की हेल्प से डीसी में बदला जाता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसकी इक्वेशन क्या होगी या इसका फॉर्मूला क्या होगा। इस इक्वेशन को ईएमएफ इक्वेशन कहते हैं और चाहे वो डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, दोनों ही के केस में जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो सेम होती है। तो आइए डिराइव करते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। यहाँ मैंने ये डायग्राम में बताया है कि एक डीसी मशीन है जिसमें एक स्टेटर होता है और ये पोल्स होते हैं। ये पोल में फील्ड बाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है और आर्मेचर में आर्मेचर बाइंडिंग होती है जिसमें आर्मेचर कंडक्टर्स प्लेस्ड किए हुए होते हैं और ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। इस आर्मेचर बाइंडिंग के कारण ही इस डीसी मशीन के रोटर को आर्मेचर कहा जाता है। तो ये जो आर्मेचर है इसका साइड व्यू मैंने इस डायग्राम में बताया है। इसमें ये रोटर स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स के अंदर आर्मेचर कंडक्टर्स प्लेस्ड किए हुए होते हैं। ये शाफ्ट है मशीन का और ये कम्यूटेटर अरेंजमेंट है जिसमें ब्रशेस दिए गए हैं। इन ब्रशेस की हेल्प से इस रोटेटिंग बॉडी को हम कंटिन्यूसली पावर सप्लाई दे सकते हैं या ले सकते हैं। जनरेटर के केस में यहाँ से सप्लाई ली जाती है, मोटर के केस में यहाँ से सप्लाई दी जाती है। ईएमएफ इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हम कुछ नोटेशन लेके चलते हैं जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स कैपिटल P है, फ्लक्स पर पोल फाई है, Z टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है। जैसे यहाँ पर देखिए ये अगर पोल्स हैं तो इस मशीन में P इक्वल टू 4 होगा क्योंकि यहाँ पे 4 पोल है। फ्लक्स पर पोल मीन्स यहाँ एक पोल कितना फ्लक्स कैरी कर रहा है वो फाई है। आर्मेचर में आर्मेचर कंडक्टर्स दिए हुए हैं जो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन करके टोटल आर्मेचर बाइंडिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कैपिटल Z है। इस रोटर की स्पीड कैपिटल N है और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इस रोटर में कैपिटल A है। तो इस तरह से ये हमारे पास नोटेशन हो गए P, phi, Z, N और A। अब हमें निकालना है कि इस आर्मेचर बाइंडिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम एक सिंगल कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है पहले वो निकालते हैं और फिर ओवरऑल बाइंडिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी बात करेंगे। तो एक सिंगल कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू निकालना है तो हम सिंपल फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही लेके चलेंगे। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस N रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई डी टी जिसे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मीन्स फ्लक्स कट पर सेकेंड। यहाँ पर अगर हम सिंगल टर्न लेके चल रहे हैं तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय दैट सिंगल कंडक्टर। मीन्स अगर हमें ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस, तो हमें कितना फ्लक्स वो एक सिंगल कंडक्टर कट कर रहा है वह निकालना है। अब एक सिंगल कंडक्टर कितना फ्लक्स कट कर रहा है उसको देखते हैं। एक सिंगल कंडक्टर एक रिवॉल्यूशन में कितना फ्लक्स कट करेगा इनटू एक सेकेंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना फ्लक्स पर सेकेंड कट करेगा। तो हम यहाँ पे फ्लक्स कट पर सेकेंड
को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन इनटू रिवॉल्यूशन मेड पर सेकेंड बाय द रोटर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन। तो फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मीन्स एक पोल के सामने फ्लक्स फाई है, तो एक कंडक्टर 5 फ्लक्स कट कर रहा होगा। तो एक पूरे रिवॉल्यूशन में अगर वो पी पोल के सामने से निकल रहा है तो टोटल वो P5 फ्लक्स कट कर देगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू P इंटू 5। अब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड निकालना है। हमने माना हुआ है रोटर की स्पीड रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो कि होती है कैपिटल N। तो एक सेकेंड में जो होना चाहिए वो 1/60 स्पीड हो जाना चाहिए पर सेकेंड के लिए। तो N/60 किया जा सकता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को। इन दोनों को हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो P5 N/60 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें मिला EMF इंड्यूस्ड इन सिंगल कंडक्टर। अब हम देखते हैं कि पूरी मशीन में कितना EMF इंड्यूस होगा। तो उसके लिए हम मानते हैं कि एक मशीन में जो टोटल बाइंडिंग होगी उस बाइंडिंग में कुछ सीरीज पाथ होंगे, कुछ सीरीज में कंडक्टर लगे होंगे और कुछ पैरेलल में लगे होंगे। और ओवरऑल यहाँ पर EMF मिल रहा है तो किसी भी एक पैरेलल पाथ के अक्रॉस जो EMF होगा वही यहाँ पर टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो यदि हमें निकालना है कि यहाँ कितना वोल्टेज मिल रहा है तो किसी एक पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज हम निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है, किसी एक सिंगल कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, सिंगल कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। यदि मुझे इस पाथ में कितने कंडक्टर हैं वो पता हो और हम ऐसा एज्यूम करें कि सारे कंडक्टर सेम है क्योंकि सेम मटेरियल के बने हैं, सेम लेंथ के हैं, तो हम इसको नंबर ऑफ कंडक्टर को इस एक सिंगल पाथ में जितने नंबर ऑफ कंडक्टर हैं उसको यदि इस एक सिंगल कंडक्टर के अक्रॉस जो EMF है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल EMF हमें मिल जाएगा इस पाथ के अक्रॉस। तो हम लिख सकते हैं EMF इंड्यूस्ड इन द मशीन इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन सिंगल कंडक्टर, मीन्स यहाँ के क्रॉस वोल्टेज इनटू इस पूरे पाथ में कितने कंडक्टर हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ अगर निकालना है तो उसके लिए हमने एज्यूम किया है कि टोटल मशीन में Z कंडक्टर हैं और पैरेलल पाथ A हैं। तो यदि टोटल कंडक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ मिल जाएगा, मींस Z/A इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ। मान लीजिए मशीन में 100 कंडक्टर्स हैं और 5 पैरेलल पाथ हैं, तो पर पाथ यहाँ पर 20 कंडक्टर्स हो जाएंगे। तो एक जनरल फॉर्मूला है Z/A जो हमें बताता है कि एक सिंगल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं इस इक्वेशन में, EMF इंड्यूस इन सिंगल कंडक्टर जो हमें यहाँ से मिलेगा और नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ Z/A जो हमें यहाँ से मिलेगा वो हम यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें EMF इंड्यूस्ड इन DC मशीन मिल जाएगा जो कि ये होगा P5 NZ/60A। यही DC मशीन की फाइनल EMF इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पर एक चीज आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जो DC मशीन के रोटर में बाइंडिंग होती है वो दो तरह की होती है, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। जब हम बाइंडिंग की क्लास देखेंगे उस समय मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि लैप बाइंडिंग किस तरह से की जाती है और वेव बाइंडिंग किस तरह से की जाती है। अभी याद रखने वाली बात बस ये है कि जो लैप बाइंडिंग होती है उसमें A=P होता है। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे EMF इक्वेशन के तो वहाँ पर हमें कई बार क्वेश्चन में A की वैल्यू नहीं दी गई होगी, केवल बताया गया होगा कि इसमें लैप बाइंडिंग की गई है। तो हमें सीधे पता होना चाहिए कि लैप बाइंडिंग के केस में A=P होता है, यानी जितने नंबर ऑफ पोल होंगे वही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं मशीन में। इसी तरह से फॉर वेव बाइंडिंग अगर की गई है मशीन में तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं। तो ये याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका है A=P का, कि यहाँ लेप में AP आता है पीछे, तो यहाँ देख के ही समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा कि A=P होगा लेप बाइंडिंग के केस में। ये जो मैंने इक्वेशन डिराइव करी है ये DC मशीन चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों केस के लिए यही इक्वेशन होगी।
डीसी जनरेटर के केस में इसे जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं, डीसी मोटर के केस में इसे बेक ईएमएफ कहते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। इस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।